नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत से पुतिन जा चुके हैं, लेकिन पहुंचते ही यूक्रेन पर बरस गए। क्या इस वजह से भारत के संबंध दुनिया के साथ खराब हो सकते हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप भारत में ऐसा क्या सुनकर गए और ऐसी क्या डील कर गए, क्योंकि अल्टीमेटली चर्चा इसी बात पर चल रही है कि कोई डील ना हुई हो। यह कैसे हो सकता है? बात तो कुछ हुई होंगी, हो सकता है हमें ना पता हो। ऐसे में पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री के बीच की बातचीत और उस बातचीत में आपका यहां से सकुशल वहां पहुंचकर यूक्रेन पर 700 ड्रोन गिरा देना, दुनिया जहां एक और भारत से यह उम्मीद कर रही थी कि भारत रशिया यूक्रेन युद्ध में कोई ऐसी निर्णायक भूमिका निभाएगा, रशिया को समझाएगा कि भैया इनको मत मारो, वो व्यक्ति यहां से जाते हैं, जाकर गोला फेंक देते हैं। सवाल बड़ा बन जाता है कि भाई अल्टीमेटली आपने ये इतने सारे जो मिसाइल और ड्रोन वहां गिरा दिए, क्या सीख कर आए थे? क्योंकि सुर्खियां जहां एक और आपको ये दिख रही हैं कि भारत से आप लौटे हैं, लौटते ही 700 मिसाइल आप चला दे रहे हैं। और तो और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये उस समय चलाई जा रही हैं जब अमेरिका की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव पुतिन से मिलने आए हुए थे। इंटरेस्टिंग बात समझिएगा, जब पुतिन भारत आए थे 4 और 5 तारीख को, उनसे एक दिन पहले ही अमेरिका से विटकॉफ और कुशनर मिलने आए थे पुतिन से। अब ये विटकॉफ और कुशनर कौन है, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इजराइल और गाजा वाली कहानी याद हो, तो शांति बहाली के लिए जिन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, या फिर कहिए कि ट्रंप की तरफ से नियुक्त किए गए स्पेशल एनवॉय जो शांति करवा रहे थे, ये दोनों वही लोग हैं, विटकॉफ और कुशनर। कुशनर ट्रंप के दामाद हैं, यहां पर जो आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये पुतिन के सामने बैठे हैं। 2 तारीख को ये लोग आए थे, पुतिन से बतियाए थे कि सर आप और यूक्रेन किस तरह समझौता कर सकते हैं बताइए, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी आप दोनों की शांति बहाली करवाना है। विटकॉफ और कुशनर नेतन्याहू के साथ भी दिखाई दिए थे। होपफुली आपको पुरानी तस्वीरें याद हों। आज के सेशन में जिक्र इसी बात का कि जेलेंस्की क्या भारत के खिलाफ जहर उगलेंगे? क्या यूरोप इस बात को और अगेंस्ट ले लेगा कि यार भारत वालों ने उन्हें क्या सिखा दिया कि यहां से जाते ही इतने सारे ड्रोन चला दिए, इतना सब कुछ गिरा दिया, इतने सारे ड्रोन, हवाई जहाज, ये सब यूक्रेन के ऊपर गिराए गए, यूक्रेन ने उसमें से कुछ न्यूट्रलाइज किए और कुछ की वजह से हुए विध्वंस की तस्वीरें आई। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि यूक्रेन के लगभग हर क्षेत्र पर हमले की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। जहां पर नहीं है वो क्षेत्र है जहां पर रूस का अपना कब्जा है। अभी तो पूरा की पूरा यूक्रेन इन्होंने छान मारा। तस्वीरें बाहर आई कुछ इस तरह से, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, जहां जहां भी इस तरह की तस्वीरें, यहां पर इन्होंने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। लोग इसी बात को कह रहे थे कि विटकॉफ और कुशनर की प्रेजेंस में अगर ये आदमी ऐसा कर सकता है, तो इसका मतलब इनके बीच में शांति को लेकर के कोई भी मन मस्तिष्क में विचार नहीं बना है। आप उठती हुई आग देख सकते हैं, हुआ तहस नहस साम्राज्य देख सकते हैं, और तो और लोगों के द्वारा राहत के लिए मेट्रो स्टेशन में, जो कि रेल सड़क के नीचे बने हुए मेट्रो स्टेशन है, वहां पर राहत की सांस ली गई, क्योंकि इन्होंने जबरदस्त तरीके से हमले किए। यहीं पर नहीं रुके, इसके अलावा आप जापोरिजिया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस तक को टारगेट किए। बताए, ऐसा यूक्रेन का कहना है, जिसके चलते उसकी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रुक गया। कुल मिलाकर के यहां पर यूक्रेन में जो हमले हो रहे थे, वो यूक्रेन में हमले होते होते न्यूक्लियर रिएक्टर तक पहुंच गए। लोगों ने यही जिक्र किया कि अगर वाकई में रिएक्टर पर धमाके हो गए तो दुनिया में एक बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी हो जाएगी, एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज के सेशन में अब हम इस बात पर जानेंगे कि असल में पुतिन को ऐसा कौन सा कारण था जो इग्नाइट कर गया कि चलो यूक्रेन को मारते हैं। तो इतने ज्यादा दिक्कतें क्यों की गई, आइए इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यूक्रेन को हुआ नुकसान बहुत बड़ा है और इस बात को वो बार बार गा गा कर बता रहे हैं। जेलेंस्की के द्वारा कहा गया कि मैंने नाटो के चीफ से बात की है कि देखो हमारे ऊपर इतना तेज हमला हुआ है, ये हमले के लिए दुनिया जाहिर में बात कर रहे हैं। अब चलते हैं इसके पीछे की कहानी में, क्योंकि इस पूरी कहानी के पीछे भी एक कहानी है, और वो कहानी है यूक्रेन की हरकतों की। यूक्रेन की हरकतें क्या हैं, अब मैं आपके सामने वो लेकर आता हूं। असल में हुआ क्या, जब 4 और 5 तारीख को रूसी राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर थे और वो अपने साथ में लगभग सारा की सारा स्टाफ लेकर आए थे। उनके साथ में उनके वित्त मंत्री भी थे, तो उनके साथ में वाणिज्य मंत्री भी थे। तमाम जो उनके प्रमुख लोग हैं वो भारत की यात्रा पर थे। एक तरह से समझिए रूसी कैबिनेट यात्रा पर चल रही थी भारत के समकक्षों के साथ बातचीत करने के लिए। आप यहां पर बिजी थे। इधर पीछे से यूक्रेन ने अपनी तरफ से रूस में हमला कर दिया। रूस पर हुआ हमला 5 दिसंबर को कीव इंडिपेंडेंट में आया भी कि यूक्रेन ने कंफर्म किया कि उसने ड्रोन स्ट्राइक की है सी पोर्ट पर और ऑयल रिफाइनरीज के अंदर रशिया में। आप ये तस्वीरें देखें, आप मीडिया का प्रबंधन ही कहिए इस बात को कि उस पूरे समय पर जब रूसी राष्ट्रपति यहां थे, यह सुर्खी नहीं बनी कि इधर पुतिन यहां पर है और पीछे से यूक्रेन ने हमला कर दिया है। लेकिन यूक्रेन ने उस समय एक गुस्ताखी जो की वो ये थी कि जब पता था कि ये लोग पीछे से नहीं है और उसने रूस पर हमले कर दिए। रूस पर जो हमले हुए उनमें से ये हमले सरजान, रैजान, ये जो प्रमुख क्षेत्र है रूस के जहां पर ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही हैं, वहां पर हमले किए गए थे। बस इसी जगह पर जो हमले हो रहे थे, जिसमें से सिरजान जो जगह है, सिजरान करके जो ऑयल रिफाइनरी है, वो रोजनेफ्ट के अधीन आती है। इन्होंने जहां पर हमले किए वो जगह बहुत ज्यादा रूस के लिए मायने रखती है। आप रूस पर हुए हमलों की तस्वीरें अगर देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन ने वाकई में पीठ में छुरा घोंपने जैसी हरकत की थी। जब ये पता हो कि सारे के सारे बड़े लोग निकल करके गए हुए हैं, इन्होंने पीछे से जो हमले किए उसकी तस्वीरें आप देखें, आप उठती हुई आग की ज्वाला देखें। सब जानते हैं कि असल में रूस की ताकत है उसकी रिफाइनरीज, और उनमें भी रोजनेफ्ट सबसे प्रमुख रिफाइनरीज में से है। उसके ठिकानों पर इन्होंने हमले किए, आग की तेज लपटें उठी। यूक्रेन के द्वारा इस तरह की जो हरकत की गई थी, इस पर रूस की तरफ से उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। जब वो भारत की यात्रा पर थे उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन यहां से लौटते ही इनका जवाब दिया गया था। यूक्रेनियन ड्रोन्स की स्ट्राइक सेम उसी जगह पर हुई थी
जहां अगस्त में भी इनके द्वारा हमला हुआ था। इंटरेस्टिंग बात समझिएगा, जहां एक और भारत में जब पुतिन थे उस समय यूक्रेनियंस भारत में पुतिन की यात्रा को भला बुरा कह रहे थे, सेम टाइम पर यूक्रेन रूस में ड्रोन हमले कर रहा था और उन्हें एक्सेप्ट भी कर रहा था कि हां ये हम कर रहे हैं। पुतिन ने हालांकि अपने किसी भी संबोधन में इस बात को जिक्र में नहीं लाया कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, रूस के ऊपर ड्रोन दागे जा रहे हैं, ये यहां से पहुंचते हैं, सेम टाइम पर जाकर के वहां पर सामान फेंकते हैं, 700 मिसाइल और ड्रोन से हमला कर देते हैं यूक्रेन के ऊपर। और ये इस बात को भारतीय मीडिया को कह चुके थे कि यूक्रेन को खुद की सुरक्षा का अधिकार है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है तो केवल इस बात से कि यूक्रेन में नाटो ना हो, नाटो के साथ मिलकर अगर वो करेंगे तो हम उन पर हमला करने की स्थिति में होंगे। पुतिन ने यह बात अपनी तरफ से साफ कही कि यूक्रेन को खुद की आत्मरक्षा का अधिकार हो सकता है, लेकिन किसी और को घर में बिठाकर हमारे खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। इसी बीच में एक जो बहुत बड़ी मायने की बात है वो ये कि जब पुतिन से 2 तारीख को विटकॉफ मिलकर गए थे, कुशनर मिलकर गए थे, शांति प्रस्ताव रखकर गए थे, उसके बावजूद भी यूक्रेन ने 5 और 6 तारीख को, ये 4 और 5 तारीख को रशिया पर ड्रोन हमले क्यों किए? जब पता था कि रशिया यूक्रेन आपस में शांति वार्ता करने जा रहे हैं, कुशनर और विटकॉफ आए हुए हैं ट्रंप को रिप्रेजेंट करने के लिए रूस में, उसके बावजूद भी अगर तुम हमला कर रहे हो, इसका मतलब यूक्रेन और रशिया दोनों ही अमेरिका की मध्यस्थता को खारिज कर रहे हैं। पुतिन और ट्रंप एनवॉय सेट फॉर की यूक्रेनियन टॉक्स इन मॉस्को, ये उस 2 तारीख की न्यूज है जब ये लोग यहां आए थे और पुतिन से मिलकर के उनसे कुछ प्रस्ताव रखे थे। हालांकि पुतिन ने उनके प्रस्ताव पर सहमति के रूप में खुशी जताई थी, लेकिन कहा था कि फिलहाल आपकी सारी बातें मानने की स्थिति में हम नहीं हैं। फिलहाल यूक्रेन की 20% जमीन पर रूस का कब्जा है और रूस इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा एडमंड है कि वो लोहांस्क और डोनास्क वाला जो क्षेत्र है उसे रिटर्न नहीं करेगा, उन्हें वो नहीं छोड़ेगा। ऐसा कहते हुए उसने रूसी जो प्रतिनिधिमंडल, जो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आया था, उसे किनारे भेज दिया। एक और तथ्य मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। जिस समय पर अब फिर से सवाल बनता है कि भाई जब विटकॉफ और वो आए हुए थे पुतिन के पास मिलने के लिए, पुतिन उन दिनों क्या कर रहे थे? देखिए, शांत इनमें से कोई नहीं बैठता। पुतिन भी उन दिनों यूक्रेन के अंदर और तेजी से घुसते चले जा रहे थे। मतलब ये समझिए कि यूक्रेन पर भी उकसावे की कार्रवाई पुतिन कर रहे थे। वो कैसे? देखो, आप ऑलरेडी इस देश के 20% हिस्से पर कब्जा कर चुके हो और कब्जा करने के बाद में आप रुक नहीं रहे हो। पुतिन ने हाल ही, मतलब रूस की तरफ से एक वीडियो जारी हुआ, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। इस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये पोक्रोस्क करके एक यूक्रेनियन सिटी है जिसमें यूक्रेन के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं रूसी सैनिक। मतलब रूसी सैनिकों ने एक क्षेत्र में और बढ़त बना ली है। मतलब ऑलरेडी डोनास्क रीजन में थे, अब वो पोक्रोस्क रीजन तक पहुंच गए हैं। अर्थात यूक्रेन की सेना अब रूसियों को रोक नहीं पा रही है। और यह खबर निकल कर आती है 2 तारीख के दिन जब विटकॉफ आकर के ट्रंप, पुतिन के सामने बैठे हुए थे, ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब ये लगातार आगे बढ़े जा रहे हैं बिना किसी को फर्क डाले हुए। तो भाई यूक्रेन ने फिर इसकी प्रतिक्रिया में तब हमला किया जब यूक्रेन के, मतलब रूसी राष्ट्रपति रूस में नहीं थे। तो कुल मिलाकर के दोनों एक दूसरे के खिलाफ शक्ति संतुलन बिठाए हुए हैं कि हम तुम पर करेंगे हमला, तुम हम पर करोगे। अब इसका अर्थ यह निकाला जा सकता है कि अमेरिका की मध्यस्थता फिलहाल के लिए कोई काम की नहीं आ रही है, क्योंकि उनकी प्रेजेंस में ना तो पुतिन रुक रहे हैं ना जेलेंस्की रुक रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जिस समय ये ड्रोन हमले हो रहे थे उसी समय पर जेलेंस्की विटकॉफ और कुशनर के साथ मियामी में बातचीत कर रहे थे। मतलब क्या है कि वो दोनों जो आए हुए व्यक्ति हैं वो दोनों से बातचीत कर रहे हैं कि तुम दोनों की शर्तें बताओ, हम टेबल पर लेकर के रखते हैं, ट्रंप से हमारा सीधा एक्सेस है, हम वहां जाके बात रखेंगे। पुतिन ने अपनी तरफ से एक और चीज करी कंफर्म, और वो ये कि अगर, मतलब यूरोप को हमसे डर लगता है कि हम वॉर करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि हम उनसे डरते हैं तो हम वॉर के लिए एनी टाइम तैयार हैं। मतलब ऑल ऑफ सडन वांट्स टू स्टार्ट ए वॉर, इफ इट डज स्टार्ट ए वॉर, तब बहुत तेजी से हम हमला करने की स्थिति में होंगे। तो ये बात निकल करके बता दी गई। अब यूरोप की क्या कहानी है वो जान लो। देखो, जेलेंस्की को साफ पता है कि ट्रंप तो मेरे साथ धोखा कर सकते हैं, और वो कर भी चुके हैं। आप और हमने कई बार उसका जिक्र किया है। यूरोप जेलेंस्की के साथ जुड़कर चल रहा है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यूरोप के जितने भी देश हैं वो यूक्रेन से जो जुड़े हुए देश हैं, उन्हें सबसे पहला डर यही है कि अगर रशिया ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो अगला नंबर यूरोप के देशों का आएगा। तो वो सब लोग यूक्रेन के साथ होकर के जुड़कर चल रहे हैं। ऐसे में ये भाई साहब अलग ही ट्रंप के खिलाफ बीड़ा उठाए चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर के ट्रंप ने राफेल के खिलाफ माहौल बनवाया था। राफेल के खिलाफ माहौल बनाया था ताकि फ्रांसीसी राफेल ना बिके। तो ये भी पीछे कहां रहने वाले थे? इन्होंने जेलेंस्की को भड़का दिया। जेलेंस्की को भड़काया, और आपको याद होगा कि जेलेंस्की इनसे मिलकर के राफेल का सौदा करके चले गए। इन्होंने जेलेंस्की को यह तक कह दिया कि तुम्हें ट्रंप धोखा दे सकते हैं। जेलेंस्की से ये जो बात इन्होंने बोली वो मीडिया में लीक हो गई। असल में जेलेंस्की इनसे टेलीफोनिक बात कर रहे थे। टेलीफोनिक बातचीत एक मीडिया चैनल के द्वारा लीक कर दी गई, जिसमें कि कॉल रिकॉर्डिंग आउट हो गई, जिसमें मैक्रॉन जेलेंस्की से कह रहे हैं कि सुनो, ये जो ट्रंप के भेजे हुए रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं विटकॉफ और कुशनर, ये तुम्हारे साथ धोखा कर सकते हैं। बोले कैसे? बोले पहले तो वो कोई भी वो नहीं है, मतलब किसी पद पर बैठे हुए व्यक्ति नहीं है, बस उनको एनवॉय बनाकर भेज दिया कि जाओ सुरक्षा की बातें करके आओ। दामाद जी हैं तो उनको भेज दिया गया। दूसरा, सुरक्षा की गारंटी के नाम पर तुम्हें कुछ नहीं दिया जा रहा है कि रूस को रोक दिया जाएगा तो फिर तुम्हारे ऊपर हमले नहीं होंगे, ताकि अगर कोई हमले करने भी आए तो तुम उससे बदला ले लो, ऐसा भी कुछ नहीं किया गया है। तो ऐसे में बोले तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तुम ये बात मानकर चलो। तो कुल मिलाकर के मैक्रॉन ने यूक्रेन को जैसे ही धमका भड़काया, उससे यह पता चल गया कि मैक्रॉन ट्रंप से कितनी नफरत कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ट्रंप से इनके झगड़े तो पहले भी पब्लिक हुए हैं, लेकिन इन्होंने हाल ही में एक और काम कर दिया। जिस समय पुतिन यहां आए हुए थे, मैक्रॉन चाइना गए हुए थे। आपको मालूम होगा कि रूस के बाद, अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी पावर जो इस समय बनकर आर्थिक रूप से बैठी है वो चाइना है।
फ्रांसीसी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलते हैं और कहते हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में शांति आप ही स्थापित करवा दीजिए। मतलब मैक्रोन ने ट्रंप के स्थान पर शी जिनपिंग को प्रमोट किया। यह बात तो चिढ़ने वाली थी ट्रंप के लिए कि यार ये क्या हो रहा है, और ये हो भी क्यों ना। असल मायने में अमेरिका अभी उगा है शक्ति के रूप में। विश्व पर राज करने वालों में फ्रांस और ब्रिटेन ही हुआ करते थे एक लंबे समय तक। ऐसे में फ्रांसीसियों में फिर से वो बार बार बाहर निकल कर आती है, क्योंकि ट्रंप ने कई बार या अमेरिका ने कई बार फ्रांस को धोखे दिए हैं अभी हाल ही के समय पर। आपको याद वो तो होगा ही जब इन्होंने ऑकस डील कर ली थी, जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ में न्यूक्लियर सबमरीन की डील कर ली थी, फ्रांस की डील को रद्द करवा दिया था। अमेरिका फ्रांस के खिलाफ डिफेंस के क्षेत्र में खूब चाले चलता है। हालांकि दोनों नाटो मेंबर हैं, लेकिन दोनों ही माल बेचना चाहते हैं। इसी के चलते हाल ही में यूक्रेन को राफेल बेचने में कामयाब हो गए थे मैक्रोन, जबकि वो F-35 दिखाते रह गए। बस इसी को और पुख्ता करने के लिए कि अमेरिका को मैं जियोपॉलिटिकली कमजोर करूं, आप भाई साहब चाइना में पहुंच करके उनसे बातचीत की और कहा कि आप कम से कम आप कुछ ऐसा ऑफर डालिए ताकि रशिया यूक्रेन के युद्ध रुक जाए। मैक्रोन अपने आप को एक बड़ी स्थिति में देखना चाहते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के आधार पर आप और सुरक्षा की व्यवस्था के आधार पर आप काफी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, जेलेंस्की भी यूरोप के नेताओं में सबसे ज्यादा जिनकी बात मानते दिख रहे हैं उनमें मैक्रोन ही हैं। उसके बाद में वो यूके के प्रधानमंत्री और जो इनके जर्मनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ लगातार संवाद में बने हुए हैं। फिलहाल के लिए वार्ता की और तैयारियां चल रही हैं विटकॉफ और कुशनर के साथ में। ये बातचीत करके जो भी नतीजा निकालेंगे वो आपके सामने निश्चित ही आएगा। जेलेंस्की की तरफ से फिलहाल यही कहना है कि हम अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके अलावा अमेरिका अगर कोई बेस्ट प्रपोजल विद सिक्योरिटी गारंटी हमें देता है तो हम उस पर जरूर विचार करेंगे। यूक्रेन की आज ही मियामी के अंदर बातचीत फिनिश हुई।